तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन है जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी वीएफएक्स एनालिसिस पार्ट 1 का। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हो। उसमें भी हम लोगों ने काफी सारे सीन्स को ब्रेक डाउन किया और बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट का जो पहला क्लिप है दैट इज दिस चेस सीन। तो जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बोला था कि इस मूवी के राइटिंग में ना बहुत ही अजीब ही मतलब उन लोगों ने लॉजिक लगाया है। जस्ट देखिए ये सीन, देखिए अक्षय कुमार अपने बाइक के सामने बजूका टांग के बिना हेलमेट के मुंबई में बाइक चला रहा है। मतलब ये तो आप नहीं बोल सकते कि 20 साल पहले की मूवी है, किसी भी टाइम पे ये पॉसिबल है ही नहीं। पता नहीं कैसे मतलब एक रूम में एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के डिस्कस करके इस सीन को अप्रूव किया। आई हैव नो आइडिया ये कैसे हुआ। बट एनीवे इसी सीक्वेंस में एक पार्ट आता है जहां पे अपने एंटी हीरो को अक्षय कुमार बंदूक से गोलियां चलाते हैं एंड डेफिनेटली ही डॉजेस ऑल द बुलेट्स। अब ये सीन डेफिनेटली इंस्पायर्ड था फ्रॉम दिस सीन ऑफ मैट्रिक्स। बट वीएफएक्स से पहले ना मैं एक चीज़ यहाँ पे ये मूवी देखते मतलब रीवॉच करते वक्त मुझे दिखा, ये ना थोड़ा ऐसा लगता है कि क्रॉप सेंसर से शूट हुआ है, जबकि मैट्रिक्स वाला सीन ऐसा लगता है कि फुल फ्रेम से शूट हुआ है। जो लोग भी थोड़ा डीएसएलआर यूज़ करते हैं, थोड़ा क्रॉप सेंसर हो या फिर फुल फ्रेम हो, उन लोगों ने यूज़ किया है तो उनको पता चलेगा दिस इज़ बियॉन्ड ब्रिंगिंग द कैमरा क्लोज और फार। क्योंकि क्रॉप सेंसर में क्या होता है कि आपको लगता है कि आप फार लेके जाओगे तो आप पूरा कैप्चर कर सकते हो, बट समहाउ ना एक प्रोफेशनल एक एंगल का इशू होता है। आई एम नॉट श्योर कि उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। अगर आप कैमरे से शूट करते हो तभी आपको पता चलेगा। बट उसके अलावा भी यहाँ पे कोहली साहब ने आई थिंक अपने एक्टिंग से हम लोग को इम्प्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि ये डॉजिंग बुलेट कम और एक डांस मूव ज़्यादा लगता है। एंड आई डोंट थिंक कि ऐसे मूव से आप कोई भी बुलेट डॉज कर पाओगे, वो तो एक बात है। एंड इफ अगर फिर से वही राइटिंग की बात आती है, अगर आप बुलेट से इम्यून हो, अगर आपको बुलेट लगने से कुछ होता नहीं है, देन वाई टू डॉज। आप वुल्वरिन की तरह बुलेट्स को अपने बॉडी में ले लो, दैट वुड बी मोर बैडएस, मुझे ऐसा लगता है। एंड अगेन ये जो सीन अभी भी हम लोगों ने देखा, इसमें बस मुझे एक कमी लगती है फोकल लेंथ की। अगर हम लोग वीएफएक्स के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि देखिए उनकी बॉडी इतने पास है कैमरे के और वो बाइक कैमरे से कितना दूर है, बट दोनों चीज़ें इक्वली फोकस्ड है, वो आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है। दीज टू आर ऑब्वियसली सेपरेट एलिमेंट्स। तो वो लोग अगर फोकस से थोड़ा खेलते कि पहले थोड़ा ब्लर है फिर अंदर का थोड़ा क्लियर, फोकल लेंथ में खेलते तो इस सीन में थोड़ा रियलिज्म ज़्यादा आता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सीन दिखा रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस दिखा रहा हूँ कि जो मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए डेडपुल का भी सेम है, ऐसा बॉडी के बीच में से गोली निकलता है, बट व्हेन ही लुक थ्रू इट तो यहाँ पे फोकल लेंथ का खेल है, तो सीन का जो रियलिज्म है वो थोड़ा एक नॉच ऊपर आ जाता है। सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। और फिर आता है इस मूवी का वो सीन जो कि मेरा इस मूवी का प्राइस पोजीशन है। मतलब मैं जब भी जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के बारे में सोचता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ यही सीन आता है। कोई आदमी कंपैरिजन नहीं करेगा कि ये उससे मिलती है, ये उससे मिलती है, ये उससे मिलती है, ये उससे मिलती है, ये कह ही नहीं पाएंगे। ये बेंगे समथिंग नई चीज़ हम देख रहे हैं जो अभी तक देखी नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सीन की जो ऑलमोस्ट 5-6 सेकंड का ही छोटा सा सीन है, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट वीएफएक्स सीन ऑफ दिस एंटायर मूवी। क्यों, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो इस सीन में मनीषा कोइराला की आत्मा ऐसे पर्दे के पीछे से आती है तो पर्दा रिएक्ट्स टू हर। तो आत्मा की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होते हुए कैमरा पैन होता है एंड वहां पे रोटोस्कोपी भी हुआ है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वीएफएक्स सीन ऑफ दिस एंटायर मूवी। ये 5-6 सेकंड का सीन है छोटा सा। मेरा जितना एक्सपीरियंस है या फिर मैंने जितना अभी तक सीखा है उसके हिसाब से आई थिंक देयर आर 2 ways टू अप्रोच दिस थिंग। अगर मुझे ये सीन करने के लिए बोलते तो मैं इस सीन को 2 तरीके से अप्रोच करता। फर्स्ट इज कि एक मोशन कंट्रोल रिग होता। सबसे पहले फोरग्राउंड के दोनों एक्टर्स को उसी मोशन सेंसर रिग से शूट किया गया होगा और उसके बाद बैकग्राउंड के एक्टर और बैकग्राउंड प्लेट को फिर से एक बार शूट किया गया होगा एंड देन उन तीनों चीज़ों को एक साथ मर्ज करके ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट और ये रोटोस्कोपी अचीव किया गया होगा। दैट इज द फर्स्ट वे टू अप्रोच। और जो सेकंड अप्रोच है वो ये है कि इन तीनों एक्टर्स को एक ही साथ वहीं पे बिठा के एक्टिंग करवाया गया होगा। दैट इज वाई द रिएक्टिंग टू दिस कर्टेन थिंग इज सो रियल। और सिर्फ ये जो फ्रेम है इस पूरे शॉट में, इस फ्रेम को 3D करके बनाया गया है। बिकॉज अगर आप देखोगे ना, ये फ्रेम के यहाँ पे एक ग्लिच है, ये फ्रेम के नीचे चली जाती है आत्मा। सो आई थिंक इस फ्रेम को बाद में बिठाया गया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जूम करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि देयर समथिंग इन देयर। सो आई थिंक कि ये पूरा सीन एक ही बार में शॉट किया गया है, बट
मनीषा कोइराला के अराउंड रोटोस्कोपी करके ये इफेक्ट उनके ऊपर दिया गया है एंड दिस फ्रेम ओनली दिस फ्रेम इज CGI ताकि ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट मेंटेन किया जाए। आई थिंक उन्होंने भी ये सेकेंड वाला अप्रोच ही लिया होगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर उस टाइम पे मोशन कंट्रोल्ड रिग इंडिया में था या नहीं। और सिर्फ ये शॉट नहीं, ये जो पूरा सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ही बहुत अमेजिंग है। बेसिकली सुनील शेट्टी को मनीषा कोइराला ऐसे पोजेस कर लेती है एंड देन तो वो अपने आप को रेजिस्ट करता है बाय होल्डिंग द डोर फ्रेम। और इतना अच्छा है ये जो पूरा शॉट है कि वो पूरा डोर फ्रेम ही निकल के आ जाता है। और फिर बाद में जब मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस देखा था जहाँ पे रॉक अपने प्लास्टर को तोड़ के फिर एक्शन में उतरता है, तो ये दोनों सीन का मुझे फील सेम आया कि समथिंग वेरी हैवी ऐसे ब्रेक करके वो करते हैं। तो बस मैंने बोल दिया जो मुझे फील हुआ था ये सीन देख के उस टाइम पे। अब इसके बाद बात करेंगे इस सीन की जिसको ट्रेलर में देख के मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये मूवी देखनी है। आई थिंक दिस सीन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव सीन्स क्योंकि इसके अलावा मैंने कहीं पे भी रनिंग ऑन वाटर का सीन नहीं देखा है। बाद में जाके द इनक्रेडिबल्स और फ्लैश जो सीरीज़ है वहाँ पे ये इफेक्ट मतलब ये जो सीक्वेंस है पानी में भागने वाला ये वाला सीन मैंने बाद में देखा था, बट जानी दुश्मन के रिलीज़ होने तक मैंने ये सीक्वेंस कहीं भी नहीं देखा था। और अगर आपने कहीं पे देखा है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मुझे वो पता चलेगा कि ये ओरिजिनल था कि ये भी कहीं से उन लोगों ने उठाया था। इफ़ यू टॉक अबाउट VFX तो मुझे लगता है कि ये इस मूवी में शेडोज़ का बड़ा इशू है। मतलब उन लोगों ने बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शंस में काम किया है बट शेडोज़ में उतना ध्यान नहीं दिया, आई डोंट नो वाई। और उसी के साथ ही जो इशू मैंने कैप्टन व्योम वाले वीडियो में बोला था कि क्रोमा जब करते हैं तो जो क्लोजअप शॉट्स होते हैं वहाँ पे बहुत क्रिस्प होता है क्रोमा, बट जितने भी दूर के शॉट होते हैं वहाँ पे क्रोमा बहुत ब्लरी हो जाता है। वही सेम इशू इस सीन में भी है। बट बाकी अभी भी मुझे याद है कि ये सीन उन लोगों ने ट्रेलर में दिखाया था और ये सीन ट्रेलर में देख के तो मैं बहुत इंप्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं जितना खुश हुआ ये सीन देख के उतना ही मुझे बुरा लगा इसके बाद वाला सीन देख के। ये सीन मैंने तब भी जब देखा था तब मेरा ऐसे दिल टूट गया था बिकॉज अगर आप लोगों ने मेरा टर्मिनेटर वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि टर्मिनेटर जो पूरा सीरीज़ है, स्पेशली द मूवी टर्मिनेटर 2 द जजमेंट डे, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब मैंने ये सीक्वेंस देखा, ये सीन देखा, तब मुझे बहुत बुरा लगा कि उन लोगों ने इतना ब्लेटेंटली क्यों कॉपी किया। वो भी बड़ा ही अजीब, मतलब कोई बिना मोटिवेशन के। वहाँ पे एक रोबोट था, ये था, यहाँ पे बहुत ही अजीब है, मैं क्या ही बोलूँ। और वैसे भी इस सीन में मुझे एक चीज़ कभी समझ में नहीं आई कि टर्मिनेटर में जब आर्नोल्ड के ऊपर वो रॉड आता है, मतलब सेम टू सेम सीक्वेंस है, उन लोगों के बॉडी के बीच में से रॉड चला जाता है एंड आर्नोल्ड जब बैकअप पावर में आता है तो ही पुल्स द रॉड फ्रॉम फ्रंट, ऐसे हाथ को सामने से लेके जाके वो खींचता है। बट एट द सेम टाइम सनी देओल डज इट फ्रॉम द बैक। वो क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आया बिकॉज आई थिंक सामने से खींचना विल बी मोर कंफर्टेबल। मतलब ऐसे रॉड थ्रू योर बॉडी वोंट बी कंफर्टेबल, बट फिर भी ऐसे आर्गोनॉमिकली देखेंगे तो ये ज़्यादा ईजी होगा देन दिस, आई फील। बट पता नहीं उन लोगों ने क्यों किया था ये पीछे से वो करने वाला। तो जहाँ तक हम लोग गोवर्धन विग्रहम सर के बारे में बात करेंगे, 90% चांसेस आर देयर कि उनके पास एक टीम था जिसको क्रेडिट नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे लगा था कि मूवी के ख़त्म होने के बाद क्रेडिट आएगा, पर वो भी नहीं आता है। सो आई थिंक कि उनके पास टीम रहा होगा। बट अगर किसी दिन जाके मुझे पता चला कि ही वॉज द ओनली गाय सिटिंग एंड डूइंग ऑल दिस इफेक्ट्स, तो भी मैं इतना बहुत ज़्यादा शॉक नहीं होऊंगा बिकॉज द नेचर हाउ इट लुक्स लाइक एंड जो था, मतलब पूरा जो केओटिक उन लोग का राइटिंग वो रहा होगा पूरा। अगर उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, अगर उनके साथ मैं वो इंटरव्यू कर पाया, तो आई होप कि हम लोग को इस मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलेगा कि एक्चुअली में क्या हुआ था। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इंटरव्यू, अगर वो मुझे परमिट करते हैं, अगर वो मेरे से बात करते हैं। तो यही था जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी का पूरा एनालिसिस, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला के। तो जाते जाते इस मूवी को इसके VFX के वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, बट आई थिंक VFX के साथ जो राइटिंग है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है एंड डायरेक्शन ऑल्सो, क्योंकि जो प्री का काम है वो बहुत कम हुआ है इस मूवी में। सो आई थिंक दैट्स द इशू विद दिस मूवी। तो अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला ये वीडियो से, या फिर आप भी अगर मेरी तरह हो जिनको ऐसे एक्सप्लोर करके अच्छा लगता है, देन हिट सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी आएंगे और बहुत तरह के वीडियोस आएंगे। मैं सिर्फ ऐसे वीडियोस नहीं बनाता, मैं बहुत तरह के वीडियोस बनाता हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस।
And finally, this was Shamim. You were watching Kiba Kibi. See you in the next video.